नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज का वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और जब वीडियो समाप्त हो जाता है तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और वीडियो में क्या सुधार करना चाहिए। तो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आप वीडियो को देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते चलेगा, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि बहुत ही मेहनत से बनाया जाता है वीडियो। तो वीडियो को लाइक तो बनता ही है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक अपना प्यारा सा कमेंट यानी फीडबैक आपको देना है वीडियो के समाप्त होने के बाद। तो जैसे ही वीडियो समाप्त होता है तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का जो प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले अपने पास एक पेन और कॉपी ज़रूर रख लें और जो भी पॉइंट आपको बताया जाता है उसमें से जो पॉइंट आपको याद नहीं है उसको आप नोट डाउन करते जाइएगा, जिससे आपको लास्ट में रिवीजन करने में फ़ायदा होगा। पढ़ाई का दूसरा नाम ही है रिवीजन, रिवीजन मस्ट बी इम्पोर्टेंट, तो आप रिवीजन ज़रूर करिएगा। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप चैनल पर जाके टेलीग्राम चैनल पर जाके सर्च करिए स्टडी लिंक PDF, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और अपने दोस्तों पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम 1 मिनट के लिए रुक रहे हैं, जब तक आप अपने दोस्तों पास शेयर कर दीजिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप शेयर कर दिए होंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो यहाँ से दो तरह का प्रश्न बन सकता है, एक उच्चतम न्यायालय और एक उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय कहने का मतलब है हाई कोर्ट। तो यहाँ से क्या बन सकता है, दो तरह का प्रश्न है। तो उच्चतम न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश, यहाँ ध्यान से पढ़िएगा, क्या बोला, प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फातिमा बीबी। लेकिन यही प्रश्न में पूछ देता कि प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो अभी तक उच्चतम न्यायालय में कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। ऐसा मतलब कहा जा रहा है कि 2027 तक बनेगी, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं बनी है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर पूछ दे यहाँ, मान लीजिए यहाँ पूछ देगा मुख्य न्यायाधीश, तो आंसर क्या हो जाएगा, कोई भी नहीं, मतलब अभी तक बनी ही नहीं है। तो ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा। लेकिन उच्च न्यायालय में पूछता है उच्च न्यायालय में पूछेगा, एक पूछेगा न्यायाधीश, क्या पूछेगा, न्यायाधीश। देखिए यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा न्यायाधीश। तो उच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश, प्रश्न क्या पूछेगा, उच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश। ध्यान से प्रश्न, मतलब प्रश्न को बहुत बारीकी से आपको पढ़ना है कि पहली महिला न्यायाधीश पूछ रहा है या पहली महिला मुख्य न्यायाधीश पूछ रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा पहली महिला न्यायाधीश, तो आंसर क्या हो जाएगा, अन्ना चांडी। यहाँ पे नोट करिएगा, अन्ना चांडी, अन्ना चांडी, केरल हाई कोर्ट। लेकिन प्रश्न में यही पूछेगा पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, तो आंसर क्या हो जाएगा, लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश। हम ये लिख रहे हैं, यहाँ पे सेठ लिख लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश। और ये कहाँ के बनी थी, केरल, यानी केरला हाई कोर्ट। तो मुख्य न्यायाधीश पूछा जाएगा उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश। आप नोट कर लीजिएगा लैंग्वेज में, उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी, केरल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत के योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत की योजना आयोग की स्थापना 1950 में। और योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नीति आयोग क्या कर दिया गया, नीति आयोग। और नीति आयोग का स्थापना कब हुआ, 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना हुआ। योजना आयोग के स्थान पे कौन सा आयोग आया, नीति आयोग।
प्रश्न ये पूछेगा कि योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया? 2014 में। और नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं वही इसका अध्यक्ष होते हैं। क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। तो आप याद रखिएगा। और प्रश्न पूछेगा कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। ये भी नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1950। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल लिखा यहाँ पे लिखा गया, जिसको हम बोलते हैं नमूना, नहीं बोलते सैंपल, किसी चीज़ का सैंपल लेते आना। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का प्रभाग, प्रभाग कहने का मतलब जैसे हम लोग होते हैं निश्चित को क्या बोलते हैं? सुनिश्चित। उसी तरह से भाग को क्या लिख दिया है? प्रभाग। नहीं है यानी कौन सा भाग नहीं है से पूछ रहा है, तो प्रभाग लिख दिया है। यानी निश्चित को जिस तरह से हम लोग सुनिश्चित लिखते हैं उसी तरह से भाग को क्या लिख दिया? प्रभाग। तो कौन सा भाग नहीं है से प्रश्न पूछ रहे हैं, नहीं पे आप ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो इसका आंसर है ही, लेकिन ऑप्शन बी पढ़िएगा, डेटा प्रोसेसिंग डिवीजन, इसका भाग है। सर्वेक्षण डिजाइन और अनुसंधान भाग ए भी है। फील्ड ऑपरेशन डिवीजन ए भी है, लेकिन राष्ट्रीय विकास एजेंडा का इसका भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर शब्दावली में EPROM का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कॉमन सेंस, तो इस प्रश्न का आंसर आप बहुत आसानी से कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा? रोम। तो रोम का अगर आप फुल फॉर्म जानते होंगे, रोम पढ़िए, एक होता है रोम, ROM। तो रोम का फुल फॉर्म कंप्यूटर शब्दावली में क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा, रीड ओनली मेमोरी ऑप्शन नंबर सिर्फ बी में है। बाकी ऑप्शन देखिए लिखा गया रिसीव ओनली मेमोरी, रिट्राइव ओनली मेमोरी, यहाँ पे क्या लिखा? रीराइट टेबल ओनली मेमोरी। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो अगर आप कॉमन सेंस लगाइएगा तो इसका आंसर कर लीजिएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो पूरा इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, शब्द कॉमेट प्राचीन शब्द से आया है, यानी किस प्राचीन शब्द से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है? लंबी पूंछ वाला तारा। तो जो शब्द कॉमेट है प्राचीन शब्द है, एक कहाँ से आया? यानी फ्रांसीसी, यूनानी, लैटिन, जर्मन। तो ये कहाँ से? यूनानी शब्द है। कौन सा? कॉमेट, जिसका अर्थ क्या होता है? लंबी पूंछ वाला तारा। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है? डेविस कप किससे संबंधित है? टेनिस से। तो हॉकी से संबंधित है रंगा स्वामी कप, ऑप्शन नंबर ए। और बिहार दरोगा में पूछा गया था एक प्रश्न, एंकर, क्या पूछा गया था? एंकर शब्द किस खेल से संबंधित है? एंकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेले रेस, रेले रेस। देखिए यहाँ पे हम गलत लिख रहे हैं, रेले रेस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेले रेस। एंकर शब्द किस खेल से संबंधित है? रेले रेस। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? जी शंकर कुरूप, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यही प्रश्न पूछ देता कि प्रथम महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थी, तो आंसर हो जाता आशापूर्णा देवी। महिला में बात करता तो महिला में आशापूर्णा देवी, लेकिन ऑल ओवर बात कर रहा है तो जी शंकर कुरूप, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यही प्रश्न पूछ देता हिंदी में, हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, ये भी पूछ सकता है। तो इसका आंसर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1916 में, मदन मोहन मालवीय के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, BHU, बहुत ही फेमस है BHU। स्थापना कब हुआ था? 1916 में, मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। 1919 रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। और रॉलेट एक्ट को काला कानून किसने कहा? महात्मा गांधी। रॉलेट एक्ट को काला कानून कौन बोले थे? महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1918 मोस्ट इंपोर्टेंट है, खेड़ा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन 1918, खेड़ा आंदोलन। और 1917 चंपारण आंदोलन, 3/20 यानी क्या था? 3 कठिया प्रथा। चंपारण आंदोलन 3/20 यानी 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पे नील का खेती करना अनिवार्य था, इसी का नाम पड़ा 3 कठिया प्रथा। और एक कब हुआ था? चंपारण आंदोलन। इसी के लिए यानी 3 कठिया प्रथा के लिए कौन सा आंदोलन हुआ था? चंपारण आंदोलन। कौन किए थे? महात्मा गांधी। कौन किए थे? महात्मा गांधी। और बुलाकर कौन लाए थे? राजकुमार शुक्ल। और एकमात्र विरोध करने वाला व्यक्ति कौन था? MG रंगा, MG रंगा, MG रंगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न पूछता है कि एकमात्र विरोध करने वाला व्यक्ति कौन था? NG रंगा। अब जरूर याद रहे, MG नहीं, NG रंगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुनामी का कारण नहीं है? सुनामी का कारण नहीं है, तो सुनामी का कारण नहीं है भूकंप, सुनामी का कारण है ज्वालामुखी विस्फोट, ये भी है। समुद्र के अंदर भूस्खलन, ये भी है। तो कौन सा नहीं? मृदा अपरदन, मृदा अपरदन यानी मृदा का क्षय, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मृदा अपरदन। देखिए कभी कभी हवा चलता है तो जो मृदा रहता है यानी वो क्या होता है? ऊपर का जो परत होता है धीरे धीरे क्या होता है? मतलब क्षय होता जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? मृदा अपरदन। तो इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए यही आपका यहाँ पे इमेज ही लगाना भूल गए, जो इमेज ये सुनामी है उसका इमेज लगाना भूल गए। नेक्स्ट प्रश्न है, गोलकृमि में इनमें से कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता है? गोलकृमि में इनमें से कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता है? ऑप्शन नंबर बी श्वसन तंत्र, ऑप्शन नंबर बी श्वसन तंत्र। बाकी पाचन तंत्र होता है, प्रजनन तंत्र होता है, उत्सर्जन तंत्र होता है। तो कौन सा तंत्र नहीं होता? श्वसन तंत्र। इंडियन सिविल सर्विस में पदभार ग्रहण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर, 1863। इंडियन सिविल सर्विस भारत में कब शुरुआत हुआ था? इंडियन सिविल सर्विस भारत में प्रतियोगिता यानी इसको प्रतियोगिता यानी इसको शुरुआत कब किया? भारत में सिविल सर्विस एग्जाम कब से शुरू हुआ? 1854 से। शुरू किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। लेकिन यही प्रश्न पूछेगा, सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ये बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। पुलिस सेवा, सिविल सेवा, अब से प्रश्न पूछेगा पुलिस सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अस्थायी बंदोबस्ती किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये सब सारा प्रश्न आपको याद रहना चाहिए। लेकिन यही प्रश्न पूछेगा सिविल सेवा को प्रतियोगात्मक यानी जिसको हम लोग बोलते प्रतियोगिता हो रहा,
प्रतियोगिता, तो उसी को प्रतियोगात्मक किसने बनाया, यानी परीक्षा शुरू किसने करवाया, तो क्या हो जाएगा, डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। याद रखिएगा कब किया था, 1854 में। और लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में हड़प नीति किसने लागू किया, लॉर्ड डलहौजी, 1848 में। पहली बार रेल सेवा किसके समय शुरू हुआ, लॉर्ड डलहौजी के समय, 1853 में। कहाँ से कहाँ चला था, मुंबई से थाने। डिस्टेंस कितना था, 34 किलोमीटर। ये सारा प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 1863 में पास किए थे और कहाँ चले गए थे, लंदन ट्रेनिंग के लिए। और कब आए थे, 1864 में वापस। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी पदार्थों द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डॉट नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है, तो किस में मापा जाता है, क्यूरी में। एम्पियर धारा, पास्कल दाब, वाट बोले तो शक्ति यानी पावर। तो ये सब आपको याद रहना चाहिए। देखिए प्रश्न जो अब पूछेगा उसमें पास्कल नहीं देगा कि दाब का मात्रा क्या है, तो पास्कल नहीं देगा। क्या देगा, दाब मतलब क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल को हम लोग न्यूटन बोलते हैं और क्षेत्रफल को क्या बोलेंगे, मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर देगा ऑप्शन में। तो दाब का अगर पूछेगा कि मात्रा क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर आप याद रखिएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और एम्पियर में भी एम्पियर नहीं देता, इसमें भी आप कंफ्यूज कर सकते हैं। तो एम्पियर में क्या देगा, देखिए क्यू बराबर होता है आई टी। यहाँ से एक फार्मूला भी याद हो जाएगा, इससे बहुत ज़्यादा नॉर्मिकल पूछा जाता है। क्यू के क्या बोलते हैं, आवेश। क्यू को हम लोग बोलते हैं आवेश। और आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है, कूलाम। कूलाम। आई हो जाएगा धारा, जो एम्पियर धारा, विद्युत धारा। और टी समय, टी क्या हो जाएगा, समय। और समय को हम लोग किस में मापते हैं, सेकेंड में। सेकेंड में। तो कूलाम पर सेकेंड बराबर धारा, यानी विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है, कूलाम पर सेकेंड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर। एम्पियर आप याद रखिएगा। एम्पियर न देकर क्या दे देगा, कूलाम पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इस प्रश्न का। देखिए 1 मिनट रुकिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, अलाउद्दीन बहमन शाह। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो कभी कभी प्रश्न में ए पूछ देता नहीं, पूछा गया एनटीपीसी में। एनटीपीसी में प्रश्न ये पूछा गया था कि कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया, तो ऑप्शन में क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक। तो आंसर क्या होता है, मोहम्मद बिन तुगलक। आंसर क्या होता है, मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि ये जो 5वां मंजिल था किसने बनवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक। तो आंसर क्या होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। और शुरू किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन प्रश्न पूरा किसने करवाया था, तो प्रश्न में हम लोग आंसर ये करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी। तो अगर खिलजी नहीं रहेगा तो क्या आंसर होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी, यहाँ पे क्या लिखा गया, देखिए 1 मिनट रुकिए। विश्व प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी लोक गायिका तीजन बाई लोक संगीत की किस विधि या विधा की प्रणेता है। तो सीधा ये प्रश्न पूछना चाह रहा है कि तीजन बाई का संबंध किस लोक संगीत से है, पंडवानी। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, पंडवानी। और लावनी कहाँ का, महाराष्ट्र।
लावनी महाराष्ट्र, पंडवानी छत्तीसगढ़। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और तमाशा कहाँ का? महाराष्ट्र। तिब्बती पठार डॉट का सबसे अच्छा उदाहरण है, तो किसका अच्छा उदाहरण है? अंतर पर्वतीय पठार। अंतर पर्वतीय पठार ऑप्शन नंबर सी। इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि महंगी या दुर्लभ मुद्रा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डियर मनी से तात्पर्य उस धन से है जिसे यहाँ पे खाली स्थान के कारण प्राप्त करना कठिन है। तो नाम क्या? ब्याज की उच्च दर। ब्याज की उच्च दर, जिसे ब्याज की उच्च दर के कारण प्राप्त करना कठिन है। क्या हो जाएगा आंसर? ब्याज की उच्च दर। मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई। क्या होता है? महंगाई। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसे रबिया उद दुरानी के नाम से भी जाना जाता है? बानू बेगम ऑप्शन नंबर बी। नूरजहां, महरूनिसा के नाम से जाना था। किस नाम से जाना था? महरूनिसा। तो आप यहां से सीधा याद रखिए, निशा नूरजहां। नू से नूरजहां, ना से यानी नूरजहां, और ना से निशा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। उपनाम है नूरजहां का, महरूनिसा। और इस प्रश्न का आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। और नूरजहां किसकी पत्नी थी? जहांगीर की। जहांगीर की। और जहांगीर के समय ही चित्रकला चरमोत्कर्ष पे था। तो प्रश्न ये पूछता कि किस मुगल शासक के समय चित्रकला चरमोत्कर्ष पे था? तो आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर। और वास्तुकला में शाहजहां। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A किस वर्ष जोड़ा गया था? 1954 में। और ये किस राज्य से संबंधित था? जम्मू कश्मीर। क्या हो गया? अब हट गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। और 1950 में योजना आयोग का स्थापना को जो अभी प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न पे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा? ब्राजील। और कॉफी के बागान को क्या बोलते हैं? फजेंटा। ब्राजील में फजेंटा। अर्जेंटीना, पेरू, ये दोनों कहाँ पड़ेगा? दक्षिण अमेरिका। और ब्राजील भी कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। और भारत एशिया में। नेक्स्ट है, और भारत में कॉफी सबसे किस राज्य में होता है अधिक? कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न है, मेची नदी किस नदी की सहायक नदी है? नाम क्या है? मेची। तो ये किसकी सहायक नदी है? महानंदा। महानदी नहीं करेगा, महानंदा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो मैप में चलते हैं और आपको बताते हैं कहाँ है महानंदा। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लाइन, ये क्या है? महानंदा। और यहाँ पे मिलती है मेची नदी। तो आप याद रखिए इसको। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए क्या क्या महान सहायक नदियों आपसे पूछ सकता है। भीमा। भीमा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। और नागा अर्जुन सागर किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे। ये प्रश्न पूछेगा। एक प्रश्न पूछेगा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी। वर्धा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी। वर्धा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी। पेनगंगा, वर्धा, ये सब दोनों किसकी सहायक नदी है? गोदावरी। ये आप जरूर याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पे इंद्रावती, ये भी आप याद रखिएगा, किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। तो ये तीनों याद रखे। और यहाँ से एक भीमा। भीमा कृष्णा की सहायक नदी है। और नागार्जुन सागर किस नदी पे? कृष्णा नदी पे। पेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, गोदावरी की सहायक नदी। और दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? अगर आप पिछला वाले वीडियो देखे होंगे, कल का जो वीडियो था वो अगर आप देखे होंगे तो उसमें आपको बताए थे
दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी और दक्षिण की गंगा कावेरी। यहाँ पे याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नर्मदा और ताप्ती दोनों जाकर कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में, यानी अरब सागर में, और दोनों पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। ये भी आप याद रखिएगा। माही नदी को कर्क रेखा 2 बार काटती है, और कर्क रेखा भारत से कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्य। कौन कौन सा राज्य है? एक बार नाम आप सुन लीजिए, क्योंकि ये बिहार एसआई में यानी बिहार दरोगा में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। और मानक समय रेखा के भी बारे में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। इस दोनों प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार हम आपको रिवाइज करा दे रहे हैं, अब सुन लीजिएगा आराम से। कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्य। देखिए सुनिएगा सीरियल वाइज से, हम बोल रहे हैं पश्चिम से। पहला पे क्या हो जाएगा? गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। फिर से सुनिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। याद रहेगा? तो आप मेरे साथ बोलिए, फिर से बोलिएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये हो गया कर्क रेखा से गुजरने वाला राज्य। यानी कर्क रेखा भारत में इतने राज्यों से होकर गुजरती यानी गुजरता है। कर्क रेखा भारत से कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 8 राज्यों से। कौन कौन? तो नाम हम आपको बता दिए, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, याद हो जाएगा। अगर पूछेगा मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो 5। कौन कौन? यूपी यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया, तेलंगाना से नहीं गुजरता। ये आप ध्यान जरूर रखिएगा। प्रश्न में पूछा गया था बिहार दरोगा में, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर मानक समय रेखा नहीं गुजरता है? ऑप्शन में क्या क्या था? उड़ीसा था, छत्तीसगढ़ था, आंध्र प्रदेश था और तेलंगाना। तो आंसर क्या होता? तेलंगाना। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं, और यहाँ से आप याद रखिए इतना जरूर। और देखिए यहाँ पे सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये सब तो आपको मालूम होगा। एक बार आप इसको देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा मैप को। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, डॉट का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। गदाधर चट्टोपाध्याय था रामकृष्ण परमहंस। और रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल हुए थे। तो प्रश्न पूछेगा 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में कौन शामिल हुए थे? स्वामी विवेकानंद। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो इस प्रश्न का आंसर अगर आपको कंप्लीट समझना है, क्योंकि 20% केमिस्ट्री का 20% इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे आधारित है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको कंप्लीट पढ़ा दिया गया। तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वहाँ से जाकर आप उसको कंप्लीट देख लीजिएगा, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयोजकता। तो यहाँ प्रश्न पूछा आवर्त सारणी में किस समूह में नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता? देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है? समूह है। तो समूह में जब आप ऊपर से नीचे जाइए या नीचे से ऊपर, संयोजकता नहीं बदलता। अगर हाइड्रोजन का संयोजकता 1 होता है तो हीलियम का भी निकालेगा तो 1 ही आएगा, सोडियम का भी निकालेगा तो 1 ही आएगा, पोटेशियम का भी निकालेगा तो 1 ही आएगा। तो संयोजकता कहते हैं किसको? ये सब आपको सारा समझना पड़ेगा। तो बहुत ही बेसिक लेवल से आपको बताना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको वीडियो देखना होगा। तो जाना प्ले लिस्ट में, वहाँ से मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वहाँ से जाकर उसको देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। केमिस्ट्री इसी पे आधारित है, तो उसको आप जाकर जरूर देखिएगा। तो यहाँ से इसका आंसर हम आपको देखिए, जिसमें
सोडियम होता है Na11। तो जब Na11 को तोड़िएगा तो 2 8 1, तो जो लास्ट में आता है उसी को क्या बोलते हैं, संयोजकता। तो एक होगा पोटेशियम K19 होता है, तो अगर आप 19 को तोड़िएगा तो क्या होगा 2 8 8 1, तो लास्ट में क्या आया 1। तो चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा। ग्रुप का मतलब ही होता है समान, यानी समान संयोजकता वाला यानी समान गुण वाला, उसी को क्या ग्रुप बनता है। और ग्रुप से भी रिलेटेड बिहार पुलिस में पूछा गया था, बिहार पुलिस कह रहे हैं, बिहार दरोगा में ग्रुप से भी रिलेटेड पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रुप नहीं है। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा। ग्रुप कहने का मतलब क्या, समान गुण। यहाँ पे क्या समान गुण का सभी होगा, तो इसमें जितना भी एक ग्रुप का होगा सभी का संयोजकता क्या होगा 1 होगा। तो जब सभी का संयोजकता 1 होगा तो या तो आप ऊपर जाइए या नीचे जाइए, संयोजकता चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी। परमाणु का आकार, आवर्त सारणी में जाइएगा तो क्या होगा घटेगा, और वर्ग में जाइएगा तो बढ़ेगा। धात्विक गुण आवर्त में बढ़ता है और वर्ग में घटता है। कोशिकाओं कोश, यहाँ पर लिखा गया कोषों यानी सेलों की संख्या क्या होगा, जैसे जैसे आप वर्ग और आवर्त में यानी क्या होगा घटेगा। जैसे वर्ग देखिए, वर्ग होता है और एक होता है आवर्त, एक क्या होता है वर्ग, एक आवर्त होता है। तो सेल का संख्या कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे लेते हैं 11, आप वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा, यहाँ पे हम समझने के लिए बता दे रहे थे। 2 8 1 हुआ, तो जितना भाग में टूटा वही क्या हो जाएगा सेल की संख्या, यही क्या हो जाएगा सेल की संख्या। तो इसको आप जाकर देख लीजिएगा वीडियो, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, पुरानी किताबों में पन्नों के भूरे होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, फॉक्सिंग। आप याद रखिएगा फॉक्सिंग। तो आप से ये नहीं बोलिएगा कि किताबों के पन्ने भूरे हो गए, उसको क्या बोलिएगा फॉक्सिंग। ऑप्शन नंबर सी, फॉक्सिंग। नेक्स्ट है, रायतू बंधु योजना निम्नलिखित में से किस राज्य की योजना है, तेलंगाना, रायतू बंधु तेलंगाना। ऑप्शन नंबर सी। पूना समझौता का संबंध किससे था, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये कब हुआ था 1932 में। किनके बीच हुआ था, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। कहाँ हुआ था, पुणे के एयरबदा जेल में। नोट करिएगा 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। कहाँ हुआ था, पुणे के एयरबदा जेल में। पिछड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण के लिए हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लिख रहा है गिव मी अ प्लेस टू स्टैंड एंड आई विल मूव द वर्ल्ड। उपयुक्त कथन किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक का था, हिंदी में भी वही लिखा गया है। तो ये किसका था, आर्कमेडिज। यानी तैरने डूबने से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछा जाएगा, आर्कमेडिज का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, आर्कमेडिज का सिद्धांत। प्रश्न पूछेगा उत्प्लावन बल किसने दिया, आर्कमेडिज। उत्प्लावन बल है क्या, जो पानी के द्वारा लगाया जाता है बल, वही क्या है उत्प्लावन बल। अब देखिएगा कि कोई वस्तु अगर डालिएगा तो नहीं डूबता। क्यों नहीं डूबता, क्योंकि पानी के द्वारा भी बल लगाया जाता है। तो जिसका घनत्व अधिक होगा पानी से वो डूब जाएगा वस्तु। जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति लड़ रहा है, तो जिसका ज़्यादा बल होगा कमजोर बल वाला को क्या करेगा, दबा देगा। उसी तरह से फोर्स में भी होता है। तो फोर्स में जिसका ज़्यादा घनत्व रहेगा क्या होगा, कम वाले को दबा देगा। लेकिन अगर पानी में किसी वस्तु को डाल रहे हैं तो अगर घनत्व कम है तो वस्तु नहीं डूबेगा। क्यों, क्योंकि फोर्स लगता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल। और वह किसने दिया था, आर्किमिडीज। तो तैरने डूबने से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आंसर क्या हो जाएगा, उत्प्लावन बल। अल्बर्ट आइंस्टीन, E बराबर mc स्क्वायर, सापेक्षता का सिद्धांत याद रखिए, E बराबर mc स्क्वायर। और इसी को क्या बोलते हैं, सापेक्षिकता का सिद्धांत। आइजैक न्यूटन, गति का नियम। गैलीलियो गैलीली, दूरबीन का खोज किया कौन किया था, गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो ने क्या किया था, दूरबीन का खोज। आइजैक न्यूटन, तो इसका तो पूरा फिजिक्स ही था। न्यूटन गति का नियम दिया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और पहला गति का पहला नियम क्या बताता है, बल का परिभाषा। दूसरा बल का सूत्र। तीसरा क्या बताता है,
तीसरा हो जाएगा बल का प्राकृतिक। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में दी गई नृत्य शैलियों में से कौन सी उससे संबंधित राज्य के साथ सुमेलित है पूछ रहा। तो कभी कभी आप सही चीज़ों को ना ढूंढकर गलत चीज़ों को ढूंढिए, यानी जो गलत है उसको ढूंढिए। जैसे ही अगर आप गलत को चुन लेते हैं तो सही ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। कभी कभी क्या करना होता है, गलत चीज़ों को हमें चुनना होता है तो सही चीज़ ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो वही काम यहाँ करना है। लावनी कहाँ का, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। डांडिया गुजरात। डांडिया गुजरात, जो डंडा लेके जो लड़ते हैं, मतलब जो अब देखे होंगे एक क्या बोलते हैं उसको, और जो लेडीज लोग डंडा की तरह लेके मतलब लड़ाई करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, डांडिया। घूमर राजस्थान। राजस्थान। तो अब बताइए तीनों क्या है, गलत है। सही चुनना तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और छत्तीसगढ़, पंडवानी नृत्य कहाँ का, छत्तीसगढ़। पंडवानी नृत्य कहाँ का, छत्तीसगढ़। और पंडवानी नृत्य से किनका संबंध था, तीजन बाई का। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यक्षगान पूछेगा कर्नाटक, लावनी पूछेगा महाराष्ट्र, तमाशा पूछेगा महाराष्ट्र, और नौटंकी पूछेगा उत्तर प्रदेश। तो इससे आप याद जरूर रखिएगा। कथक पूछेगा, कथक उत्तर भारत, कथकली केरल, ओनम केरल, मोहिनीअट्टम केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, सतारिया और बिहू दोनों कहाँ का, असम का। तो पूछा गया था बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, बिहार दरोगा में। बिहू त्यौहार, तो बिहू त्यौहार नहीं लिखा था, कट्टू बिहू लिखा था। तो बिहू का ही प्रकार था। बिहू तीन प्रकार, मतलब बिहू का तीन प्रकार है, तो बिहू का प्रकार में ही दे दिया था कट्टी या शायद कट्टू बिहू कहाँ मनाया जाता है। तो असम ही आंसर होता है उसका। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न तो समाप्त हो गया। तब क्या करना, तो आप समझ ही रहे होंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों पास भी शेयर कर दीजिए, और लाइक आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि लाइक से ही मोटिवेशन मिलता है। और अपना फीडबैक दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।